हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अर्चना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। शुरू करेंगे अपनी आज की क्लास। वायुमंडल टॉपिक है। इससे पहले हम वायुमंडल के 2-3 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्द्रता, वर्षण और बादल और चक्रवात। इन सभी के क्वेश्चंस को हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और ये टॉपिक वायुमंडल फ्रेंड आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट बनता है, चाहे आप टीजीटी बीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या प्राइमरी सुपर टेट देने जा रहे हैं, यूपी टेट और जूनियर शिक्षक 2021 की भर्ती के लिए। तो ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता को किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता को किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर प्रतिशतांश। प्रतिशतांश में वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आर्द्र क्षेत्रों के आवाश्य में विकसित होने वाली वनस्पतियों के अनुक्रम को कहा जाता है। आर्द्र क्षेत्रों के आवाश्य में विकसित होने वाली वनस्पतियों के अनुक्रम को किस नाम से जाना जाता है? जलक्रमक, प्राथमिक अनुक्रमक, स्थिरीकरण या स्थलक्रमक? ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ए, जलक्रमक, यानी कि हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर या जलक्रमक इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्षा के संलयन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वर्षा के संलयन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर डी, बोवेन। बोवेन के द्वारा वर्षा के संलयन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है फ्रेंड, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करेंगे और वायुमंडल का टॉपिक ये आपका इस वीडियो के बाद में शायद एक क्लास और आएगी, उसके बाद ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा वायुमंडल। ठीक है, और ये वायुमंडल टॉपिक्स फ्रेंड्स सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे फ्रेंड के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन है, निम्न बादलों मेघों में से कौन वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? यानी कि कौन सा मेघ है जो वायुमंडल में सबसे अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर बी, पक्षाब। पक्षाब मेघ जो वायुमंडल में सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ये बादल जो होते हैं प्राय छितरे रूप में रेशम के जैसे दिखाई देते हैं। जैसे रेशम के धागे होते हैं ना, इस तरीके से ये दिखाई देते हैं, क्योंकि इनका जो निर्माण होता है वो छोटे छोटे हिमकणों के द्वारा होता है और इनसे होकर सूर्य की किरणें गुजरती हैं। ये सफ़ेद रंग के दिखाई देते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? सफ़ेद रंग के होते हैं। और ये चक्रवातों के जब चक्रवात आते हैं उनके आगमन से पहले आकाश में पक्षाब मेघ दिखने लगते हैं। ठीक है, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो भी हम इसके साथ डिस्कस करते चलेंगे। आप साथ साथ पॉइंट आउट नोट करते चलिए उनको। मेघ अस्थिरता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मेघ अस्थिरता सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए सही आंसर इसका फटाफट से। राइट आंसर होता है यहाँ पर हमारा डी, बर्जरॉन। बर्जरॉन के द्वारा मेघ अस्थिरता सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने वर्षण से संबंधित हिम क्रिस्टल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? हिम क्रिस्टल यानी कि आइस या हिम क्रिस्टल हिमकण सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर डी, बर्गरॉन। बर्गरॉन के द्वारा हिम क्रिस्टल सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादलों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? बादलों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था? सही आंसर होगा, सही आंसर है यहाँ पर डी, ल्यूक हावर्ड। ल्यूक हावर्ड के द्वारा बादलों का सबसे पहले वर्गीकरण किया गया था। लेकिन ल्यूक हावर्ड ने कब किया था? 1803 में। 1803 में ल्यूक हावर्ड के द्वारा किया गया था और 1802 में लैमार्क के द्वारा बादलों को वर्गीकृत किया गया था। अगर यहाँ पे आपके ल्यूक हावर्ड नहीं होगा, लैमार्क ऑप्शन में दिया तो लैमार्क आप पॉइंट करेंगे। अगर लैमार्क और ल्यूक हावर्ड दोनों दिया हुआ है तो सबसे पहले बादलों का वर्गीकरण किसके द्वारा? लैमार्क के द्वारा। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर लैमार्क नहीं दिया है, ल्यूक हावर्ड दिया है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा डी, ल्यूक हावर्ड के द्वारा। ठीक है, 1803 में इन्होंने बादलों का वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए जिम्मेदार है? कौन सा बादल है जिसके कारण से सबसे अधिक तीव्र वर्षा होती है? ऑप्शन भी दिए हुए हैं यहाँ पे, कपासी वर्षा, वर्षा स्त्री, पक्षाब स्त्री। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन सही होता है यहाँ पर सी, वर्षा स्त्री। वर्षा स्त्री बादल जो होते हैं धरातल के सबसे अधिक नज़दीक पाए जाते हैं। काले रंग के घने बादल होते हैं। ये किसी भी आकार के हो सकते हैं। इनकी सघनता के कारण ही धरती पर जो अंधकार छा जाता है और जिसके कारण खूब अधिक वर्षा होती है। ठीक है, कपासी मेघ जो होते हैं, ये कपासी वर्षा वाले, ये अधिक
अत्यधिक विस्तृत होते हैं, गहरे होते हैं और इनका विस्तार लंबाई में अधिक होता है। लंबाई में अधिक होने के कारण ये पर्वत के समान दिखाई देते हैं। इनके साथ आता है वर्षा, ओला और तड़ित झंझा की सबसे अधिक संभावना होती है। ठीक है। पक्षाभिस्त्री बादल ये जो होते हैं ये सफ़ेद रंग के होते हैं। ये आकाश में एक पतली दूधिया सी कलर की, वाइट कलर की चादर के समान ये फैले हुए होते हैं। ठीक है। पक्षाभिस्त्री जो होते हैं फ्रेंड्स, ये भविष्य में चक्रवात, जब चक्रवात आते हैं उनके आगमन की सूचना देते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भविष्य में चक्रवात के आगमन की सूचना कौन देते हैं, तो वो पक्षाभिस्त्री मेघ होते हैं जो चक्रवात के आगमन की सूचना देते हैं। लेकिन हमारा यह सही ऑप्शन होगा, जो सबसे अधिक तीव्र वर्षा के लिए बादल जिम्मेदार होते हैं वो होते हैं वर्षा स्त्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे तड़ित मेघ कहा जाता है? तड़ित मेघ किसको कहा गया है? मैंने अभी बताया कि कपाशी वर्षा जो होते हैं, कपाशी वर्षा वो कैसे होते हैं? पर्वत के समान होते हैं, अत्यधिक विस्तृत और गहरे होते हैं और ये अधिक लंबाई में अधिक ऊंचे होते हैं, जो पर्वत के समान दिखाई देते हैं। इनके साथ ही वर्षा, ओला और तड़ित झंझा की अधिक संभावना होती है। तो कपाशी वर्षा बादल को हम क्या कहते हैं? तड़ित मेघ या तड़ित झंझा के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अधिक ऊंचाई का मेघ है? सबसे अधिक ऊंचाई का मेघ कौन सा है? जो मेघ सबसे अधिक ऊंचाई पर दिखाई दे रहा है। वर्षा स्त्री, मैंने अभी आपको बताया कि वर्षा स्त्री धरातल के सबसे नज़दीक पाए जाते हैं, जो काले रंग के होते हैं। लेकिन सबसे अधिक ऊंचाई पर जो मेघ पाए जाते हैं वो होते हैं डी, पक्षाब कपासी मेघ। पक्षाब कसाबी कपासी मेघ सबसे अधिक उच्च प्रकार के बादल हैं। मध्यम स्तर के बादल मेघ जो होते हैं ये मध्यम ऊंचाई के होते हैं। और निम्न स्तर के स्त्री मेघ, स्त्री मेघ कैसे होते हैं? स्त्री कपासी मेघ निम्न बादल के प्रकार होते हैं। निम्न होते हैं मध्यम प्रकार के बादल जो होते हैं उनको मध्यम स्तर के मेघ कहते हैं। और जो सबसे अधिक ऊंचाई पर होते हैं उनको हम कपासी, पक्षाब कसाबी मेघ के नाम से उनको जाना जाता है। तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर। सबसे अधिक ऊंचाई पर मेघ होते हैं कपासी मेघ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन वर्षा का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन वर्षा का प्रकार नहीं है? देखिए फ्रेंड, वर्षा होने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि वायु का ऊपर उठना। वायु का ऊपर उठना वर्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। और वायु 3 रूपों में ऊपर उठती है। कब उठती है? जब धरातल के सबसे अधिक गर्म हो जाने के कारण वायु हल्की हो जाती है तो वो धारा के रूप में ऊपर उठती है। ठीक है। और दूसरी जो होती है, हवा पर्वत के सहारे से ऊपर उठती है, जब पर्वत के सहारे से हवा ऊपर उठती है। ठीक है। थर्ड आती है आपकी चक्रवात के सहारे से। जब चक्रवात आते हैं तो उनके सीमांत के सहारे वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इस आधार पर हम वर्षा को 3 प्रकार से बांटते हैं। किस में 3 प्रकार से बांटते हैं? वो होती है हमारी संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। ठीक है। धरातल पर आते हैं तो संवहनीय वर्षा होती है, चक्रवात पे चक्रवाती वर्षा होती है और पर्वत के सहारे जब उठती है तो वो पर्वतीय वर्षा होती है। जो वर्षा का प्रकार नहीं है तो वो ऑप्शन है यहाँ पर हमारा मध्य महाद्वीपीय वर्षा। मध्य महाद्वीपीय वर्षा कोई वर्षा का प्रकार नहीं है। ठीक है। जबकि तीनों ही संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा ये तीनों ही वर्षा का प्रकार है। तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर बी। ठीक। चलिए नेक्स्ट वन आगे देखते हैं। निम्न वर्षा के प्रकारों में कौन भूमध्य प्रदेशों में सामान्यतः होती है? कौन सी वर्षा है जो भूमध्य प्रदेशों में सामान्यतः होती रहती है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर डी, संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा भूमध्य प्रदेशों में उच्च ताप के कारण सामान्यतः कौन सी संवहनीय वर्षा होती है? ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्षा वाले दिन में दोपहर के बाद इंद्रधनुष किस दिशा में देखा जाता है? वर्षा वाले दिनों में दोपहर के बाद इंद्रधनुष किस दिशा में देखा जाता है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ए, पूर्व में। दोपहर के बाद इंद्रधनुष को हम किस में देखते हैं? पूर्व दिशा में देखते हैं। क्यों दिखाया जाता है? इंद्रधनुष सदैव हमेशा सूर्य के विपरीत दिखाई देता है। तो सूर्य दोपहर के बाद किधर होगा? दोपहर के बाद सूर्य पश्चिम दिशा में पहुंच जाएगा। तो आपको इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देगा? इंद्रधनुष देगा आपको पूर्व दिशा में दिखाई। सूर्य की किरणें जो वर्षा की बूंदों से अपवर्तित और परावर्तित होने के कारण ही तो इंद्रधनुष बनाती है। ठीक है। और आप बताइए जरा मुझे कि प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे पहले कौन सा रंग होता है और सबसे अंदर की तरफ कौन सा रंग होता है? कौन सा रंग पाया जाता है फ्रेंड इंद्रधनुष में? इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर लाल रंग होता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि इंद्रधनुष में बाहर की तरफ लाल रंग होता है और अंदर की तरफ कौन सा? बैंगनी रंग होता है। ठीक है। बैंगनी रंग होता है। और इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई दिया जाता है? पूर्व में। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। संवहनीय वर्षा अधिकांशतः प्रतिदिन
होती है, कहाँ पर पाई जाती है संवहनी वर्षा अधिकांशतः? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर डी, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सबसे अधिक संवहनी वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका एल्बिडो अधिकतम है? ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी पढ़ाया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में से आप वीडियो देख सकते हैं कि एल्बिडो किसका अधिकतम होता है। सबसे ज़्यादा एल्बिडो किसका होता है? पिघलती हिम का एल्बिडो सबसे अधिक होता है। ठीक है, ये था हमारा आर्द्रता, वर्षण और बल, और इससे आगे हम डिस्कस करेंगे आज अब चक्रवात के क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, चक्रवात की आकृति नहीं होती है। चक्रवात की आकृति किस तरीके की नहीं होती है? फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जब चक्रवात आते हैं तो उनकी आकृति कैसी होती है? अंडाकार भी होती है, गोलाकार भी होती है और वेज आकार की भी होती है, यानी कि वी आकार के अक्षर के समान होती है। आकृति नहीं होती है वो त्रिभुजाकार आकृति चक्रवातों की नहीं होती है। तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर सी, त्रिभुजाकार आकृति चक्रवात की नहीं होती है। ये तीनों ही आकृतियाँ चक्रवात की पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में सबसे तेज पवनें सामान्यतः अंकित की जाती हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में सबसे तेज पवनें सामान्यतः कहाँ पर अंकित की जाती हैं? तो ऑप्शन हमारा सही होता है सम्मुख दाहिने व्रत चतुर्थांश में सबसे तेज पवनें अंकित की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। प्राय उष्णकटिबंधीय चक्रवात चलते हैं, कहाँ पर चलते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात सबसे अधिक कहाँ पर चलते हैं? ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर पूर्व से पश्चिम में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात हमेशा कहाँ चलते हैं? पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यापारिक हवाओं के साथ में चलता है। तो व्यापारिक हवाएं कैसे चलती हैं? व्यापारिक हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, तो उसी के साथ ही चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात हमेशा चलते रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन है, निम्न वायुदाब केंद्र कहलाता है। निम्न वायुदाब केंद्र क्या कहलाता है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है चक्रवात, सी। चक्रवात जो होते हैं वो निम्न वायुदाब कहलाते हैं। इनमें क्या होता है कि केंद्र से बाहर की ओर, आपने देखा होगा केंद्र से बाहर की ओर चक्रवात जब चलते हैं तो चक्रवात हमेशा केंद्र से बाहर की ओर होते हैं, तो वायुदाब इसमें बढ़ता जाता है। चक्रवातों का आकार हमेशा, मैंने आपको बताया, प्राय गोलाकार होते हैं या अंडाकार होते हैं या वी के आकार के समान होते हैं। ठीक है, निम्न वायुदाब केंद्र क्या कहलाता है? निम्न वायुदाब केंद्र कहलाता है हमारा चक्रवात। ऑप्शन सही होता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक से अधिक घिरी समदाब रेखाओं वाले छोटे आकार के उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कहते हैं। एक से अधिक समान दाब वाली रेखाएं जो होती हैं उनसे समान दाब रेखाओं वाले छोटा आकार का जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है आवदाब या उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहते हैं? एक से अधिक समान दाब वाले जो समान दाब रेखाओं वाले छोटे आकार के उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या किस नाम से जानते हैं? अवदाब के नाम से इसको हम जानते हैं। अवदाब मुख्य रूप से कहाँ पर? भारत और ऑस्ट्रेलिया में ये गर्मी में सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। कहाँ पर? भारत में और ऑस्ट्रेलिया में गर्मी में सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है, और इन चक्रवातों से ही प्रभावित जो क्षेत्रों में उसमें भारी वर्षा होती है, जिससे कि भयंकर बाढ़ें जो आती हैं वो इसी कारण से आती हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण ही। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आदर्श स्थितियाँ पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए सबसे आदर्श स्थिति कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है बी, उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी तट पर सबसे अधिक आदर्श स्थितियाँ पाई जाती हैं। चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आदर्श स्थितियाँ मानी गई हैं उष्णकटिबंधीय महासागर के पश्चिमी तट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। विली विली क्या है? विली विली क्या है? विली विली क्या है? विली विली है एक, ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर सी, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। क्या है? एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। कहाँ पर पाया जाता है? उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में ये पाया जाता है विली विली। संयुक्त राज्य अमेरिका में इन्हें हरिकेन के नाम से जाना जाता है। पॉइंट नोट कर लीजिएगा, विली विली को किस नाम से जानते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में इन्हें हरिकेन के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी पूर्व एशिया यानी कि चीन में इन्हें टाइफून के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश और भारत में इन्हें चक्रवात के नाम से जाना जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से? विली विली के नाम से इनको जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप इस क्वेश्चन के बारे में कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है फ्रेंड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहते हैं? कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर हरिकेन।
कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को किस नाम से, हरिकेन के नाम से इनको जाना जाता है। हरिकेन क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ये, ठीक है। और हरिकेन कहाँ पर, ये पूर्व से, इन चक्रवातों की दिशा कैसी होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चीन में सबसे अधिक टाइफून किस महीने में आते हैं। चीन में सबसे अधिक टाइफून किस महीने में आते हैं। जनवरी से मार्च, मार्च से जून, जुलाई से नवंबर, या ऑप्शन 4 है आपका नवंबर से जनवरी। तो सही आंसर होता है यहाँ पर सी, जुलाई से नवंबर के महीने में सबसे अधिक टाइफून आते हैं। कहाँ पर आते हैं, चीन में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हरिकेन के व्यास की लंबाई होती है, हरिकेन के व्यास की लंबाई कितनी होती है, 10 से 50 किलोमीटर, 50 से 100 किलोमीटर, 100 से 200 किलोमीटर, या 500 से 600 किलोमीटर। तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर सी, 100 से 200 किलोमीटर। हरिकेन के व्यास की औसत लंबाई लगभग होती है 161 किलोमीटर, या आप इसे कह सकते हैं 100 मील होती है। लेकिन इसका व्यास जो होता है वो इससे कम भी हो सकता है 161 से, और अधिक भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन सही होता है यहाँ पर 100 से 200 किलोमीटर हरिकेन के व्यास की लंबाई। अगला क्वेश्चन है, जब किसी क्षेत्र से शीतोष्ण चक्रवात का मध्य नहीं, सॉरी यहाँ पर के मध्य है, चक्रवात के मध्य गर्म प्रखंड गुजरता है तो वहाँ का मौसम कैसा होता है। जब किसी क्षेत्र से शीतोष्ण चक्रवात के मध्य गर्म प्रखंड गुजरता है तो वहाँ का मौसम कैसा होता है। तो ऑप्शन हमारा सही होता है सी, वहाँ पर भारी वर्षा होती है, ठीक है। गर्म प्रखंड क्या होता है, ये उष्ण वाताग्र होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वन है, ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत निम्न में से किसकी उत्पत्ति एवं गतिशीलता की व्याख्या करता है। ध्रुवीय वाताग्र निम्न में से किसकी उत्पत्ति और गतिशीलता की व्याख्या करता है। तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर बी, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। बर्कनीज ने दिया था 1914 और 1918 में। इन्होंने क्या दिया था, ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, बर्कनीज ने किया था 1914 और 18 में किया था। इन्होंने बताया था कि जब दो विभिन्न तापमान वाली वायु राशियाँ विपरीत दिशा से आती, एक उत्तर से मान लीजिए, एक आप मान लीजिए दक्षिण से या पूर्व पश्चिम से, जब दो अलग विभिन्न तापमान वाली यानी कि एक ठंडी और एक गर्म वायु राशियाँ विपरीत दिशाओं से आकर के आमने सामने मिलती हैं, ये तो यहाँ पर वाताग्र का निर्माण होता है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में भी यही होता है। इसका निर्माण कैसे होता है, दो विपरीत स्वभाव वाली ठंडी और उष्णाद्र हवाओं के मिलने के कारण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सही होता है कि वाताग्रीय सिद्धांत जो है वो किसकी उत्पत्ति और गतिशीलता की व्याख्या करता है, वो करता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की। और ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, बर्कनीज के द्वारा किया गया था 1914 में और 1918 में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत किसके द्वारा, अभी मैंने आपको बताया बी, जर्कनीज कह सकते हैं या आप इसे कह सकते हैं बर्कनीज, ठीक है। बर्कनीज मोदी के द्वारा ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब उष्ण और हल्की वायु ठंडे और अधिक गहरी वायु के विरुद्ध चलती है, यानी कि जब उष्ण और हल्की वायु ठंडी और अधिक गहरी वायु के विरुद्ध चलती है तो पूर्ववर्ती, यानी कि पूर्ववर्ती क्या है, उष्ण और हल्की वायु दूसरी के ऊपर चढ़ जाती है। किसके ऊपर चढ़ती है, ठंडी और अधिक गहरी वायु के ऊपर चढ़ जाती है। तो ये वाताग्र क्या कहलाता है, तो ये वाताग्र क्या कहलाता है। तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर बी, उष्ण वाताग्र। देखिए, जब उष्ण और हल्की वायु ठंडे और अधिक गहरी वायु के विरुद्ध चलती है, यानी कि तो पूर्ववर्ती, यानी कि पूर्ववर्ती की बात अगर हम यहाँ पे करते हैं तो पूर्ववर्ती हमारी होती है ये उष्ण दूसरी के ऊपर, दूसरी क्या है यहाँ पर, ठंडे और अधिक गहरी, ये होती है आपकी दूसरी, इसके ऊपर चढ़ जाती है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है, इस प्रकार से बना हुआ वाताग्र क्या कहलाता है, उष्ण वाताग्र कहलाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब ठंडी हवा की दो घटाओं के बीच गर्म हवा फंस जाती है तो इसे क्या कहते हैं। जब दो ठंडी हवाएं चल रही हैं और इनके बीच आपकी गर्म हवा फंस जाती है तो इसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर डी, अधिविष्ट वाताग्र। जब दो ठंडी हवा की घटाओं के बीच में गर्म हवा फंस जाती है तो ये कहलाता है हमारा अधिविष्ट वाताग्र, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, ये थे हमारे वायुमंडल के टॉपिक्स के क्वेश्चन जो आज की क्लास में हमने डिस्कस किए हुए हैं।
सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक बचता है विश्व जलवायु का वर्गीकरण, जिसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आंसर कैसे लगे हैं इसका फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड के साथ में शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।